नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोरंजक एवं क्लासिक कहानियों और उपन्यासों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध कथाकार गौरापन शिवानी जी का लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास कालिंदी। इसे मैं कई भागों में पढ़कर पूरा सुनाऊंगी। प्रत्येक भाग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप निर्बाध रूप से पूरा उपन्यास सुन सकें। शिवानी जी हिंदी साहित्य की एकमात्र लेखिका हैं जिन्होंने विपुल लेखन किया है और पाठकों के बीच सर्वाधिक लोकप्रियता अर्जित की है। उन्हीं शिवानी की मंत्रमुग्ध कर देने वाली लेखनी से उपजा उनका उपन्यास है कालिंदी। डॉक्टर कालिंदी, जो पुरुष मोह के खिलाफ खड़ी थी और जिसने दृढ़ता का दामन कभी नहीं छोड़ा। आज आरंभ कर रही हूँ नारी संवेदना और उसकी विशालता के मार्मिक चित्रण से भरपूर उपन्यास कालिंदी का भाग 1। कालिंदी की वर्तुलाकार घुमेरों में लपटी जन्म कुंडली अन्ना के सामने खुली धरी थी। श्री गणेशाय नमः। आदित्यादिग्रहाः सर्वे नक्षत्राणि चराशयाः सर्वान् कामान् प्रयच्छन्तु यस्यैषां जन्मपत्रिका। श्रीमन् विक्रमार्क राजसमयातीत श्री शालिवाहन शके उत्तरायणे शिशिर ऋतौ मासोत्तम मासे पौषमासे शुक्ले पक्षे दशस्यां बुधवासरे सिंह लग्नोदये श्री कमला वल्लभ पंत महोदयानां ग्रहे भार्यो मैं कुलानंद दायिनी कमला कुंती कालिंदी नामनी कन्या रत्नम जीन अल्मोड़ा नगरे आशांसा। अन्ना की आंखें भर आईं। उसने पुनः यत्न से कुंडली लपेट बक्से में धर दी, कहीं कुंडली की अग्निगर्भा स्वामिनी स्वयं न आ जाए। बेटी, जन्म कुंडली हमेशा ऊपर से नीचे लपेटी जाती है, नीचे से ऊपर नहीं। पिता की अशरीरी आत्मा जैसे उसे सहसा कंधा पकड़कर झकझोरने लगी। अपनी विषाद की दुर्वह घड़ी में वो उस जन्म कुंडली को नीचे से ही लपेटे जा रही थी। अचकचाकर उसने अपनी भूल सुधारी और आंचल से आंखें पोंछ लीं। मैं कुलानंद दायिनी झूठे ही निकले। एक सिंह लग्न ही उसकी पुत्री की कुंडली में अपनी सार्थकता को सिद्ध कर सका था। उसकी दादी ने कहा था, तेवर तो इसके हमेशा ऐसे ही रहेंगे मुन्ना। सिंह लग्न में हुआ जो जातक करे सिंह की असवारी। तब अल्मोड़े में 2 प्रख्यात गणक माने जाते थे, पंडित मोतीराम पांडे और पंडित रुद्रदत्त भट्ट। उनकी बनाई जन्म कुंडली का उन दोनों प्रचुर पारिश्रमिक भी देना होता था। पर जैसे एक डॉक्टर दूसरे हम पेशे डॉक्टर से फीस नहीं लेता, ऐसे ही मोतीराम जी ने अपने गुरु भाई रुद्रदत्त की पुत्री अन्नपूर्णा की कुंडली तब बिना कुछ लिए ही बनाई थी। जन्म कुंडली क्या थी? पूरी 9 गजी नागपुरी साड़ी, नाना बेल बूटों से सुशोभित, गणेश की सुअंकित मुद्रा के नीचे सुंदर मोती से अक्षरों में लिखी लिपि में अन्ना की ललाट गणना। जिस दक्षता से मोतीराम जी कर गए थे, उसे विधाता भी पढ़ता तो शायद दंग रह जाता। कैसे आउट हो गया उसका लिखा प्रश्न पत्र? दैवज्ञ की पुत्री थी, इसीलिए क्या उसके बाबूजी ने उसकी कुंडली स्वयं नहीं बनाई? जिस रुद्रदत्त भट्ट जी से कुंडली गणना के लिए दूर दूर के राजे महाराजे तालुकेदार आकर चिरौरी करते थे, उन्होंने क्या जन्म लग्न से ही पुत्री का भाग्य मांच लिया था? ठीक ही तो था। कौन चिकित्सक अपनी संतान पर सर्जन की छुरी चलाने का दुस्साहस कर पाता है? अन्नपूर्णा कब की अपनी कुंडली अपने पिता के अस्थि कलश के साथ कनखल में प्रवाहित कर चुकी थी, किंतु वो पंक्ति अभी भी उसे ज्यों की त्यों याद थी। दैवज्ञ मार्तंड की पुत्री थी, ऐसी पंक्तियों का मर्म तो समझती ही थी। क्रूरे हीन ब्लेस्तगे स्वपतिना सौम्यक्षते प्रोजिजिता। उसके अभिशप्त सप्तम स्थान स्थित निर्बली ग्रह पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं थी। ऐसे योगज ग्रह की स्त्री यदि परित्यक्ता न होती तो आश्चर्य की बात थी। पुत्री के इसी दुर्भाग्य के पश्चात उसके पिता ने उसे ससुराल से कई बुलावे आने पर भी नहीं भेजा। नहीं, वे सास जेठ जेठानी देवरों की चाकरी करने पुत्री को वहाँ नहीं भेजेंगे। जो जी में आए कर लें, कोर्ट कचहरी सबसे जूझ लेंगे वे। जिस हृदयहीन व्यक्ति ने अपनी बालिका पत्नी से ऐसी प्रवंचना की थी, उस जमाता को वे कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे।
यदि उसके संबंध विवाह पूर्व किसी गणिका से थे तो उसने उनकी निर्दोष लड़की का अंगूठा थामा किस दुस्साहस से? और 3 महीने उससे जी भर चाकरी करा क्यों अचानक आधी रात को पितृगृह में पटक पिछवाड़े के रास्ते चोर सा भाग गया? दूसरे ही दिन पंचायत बैठी। पूरा शहर पंडित जी को देवता सा पूछता था। उनके समृद्ध यजमानों में कमिश्नर भी थे, डिप्टी भी। सबने एक मत से निर्णय लिया, उनके निर्लज्ज जमाता की मुश्कें बंधवा यहाँ बुलवाया जाए और वो नाक रगड़ कर पंडित जी से क्षमा याचना कर ससम्मान उनकी पुत्री को अपने साथ ले जाए। नहीं, 15 वर्ष की अन्नपूर्णा ने पिता के पास आकर गर्वोन्नत मस्तक तनिक भी नहीं झुकने दिया। मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। क्यों बेटी, तुम्हारी माँ नहीं है, पिता वृद्ध हो चले हैं, 3 भाई हैं, उनका अपना परिवार होगा, जीवन भर तुम्हारा भार कौन लेगा? तब देखिए, कह उस बित्ते भर की संकोची लड़की ने, जिसकी नग्न कोहनी भी शायद कभी किसी ने नहीं देखी थी, अपनी कुर्ती ऊपर उलट दी। नग्न बताशे सी सुकोमल दुग्ध धवल पीठ पर जली लकड़ी के दागे गए लंबे लंबे निशान थे। देख लिया आपने? अब किस मुंह से बिरादरी कहती है कि मैं वहां जाऊं? किसने किया ये? कौन था वो कसाई? बोल बोल दीदी, मैं उसकी जान ले लूंगा। उसका किशोर छोटा भाई देवेंद्र बहन से लिपट गया। सबने मिलकर बारी बारी से मुझे जली लकड़ी से मारा। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे 4 सलाइयों के मोजे बिनने नहीं आए और मैंने एड़ी की छांट गलत कर दी। क्रोध और अमर्ष से कांपते उसके पिता निर्वाक खड़े थे। पूरी बिरादरी स्तब्ध थी। ऐसे देवतुल्य संत पिता की पुत्री से ऐसा व्यवहार? उनकी चुप्पी देख अन्ना सहम गई थी। कहीं ऐसा ना हो सब मिलकर उसे फिर ससुराल छोड़ दें। बाबू, वो अधैर्य से अपने पिता से लिपट गई थी। मेरे आप ही सब कुछ हैं, माँ बाबू सब आप हैं, मुझे मत भेजिए वहाँ, मुझे मार डालेंगे। नहीं बेटी, तू यहीं रहेगी हमेशा मेरे पास। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाऊंगा अन्ना कि तू स्वयं ही अपना सहारा बन सके। पर पंडित जी, आपको इस बेचारी का कहना तो उनसे वसूलना ही चाहिए। एकदम ही नंगी बुच्ची करके रख दिया है उन्होंने। आज जो आपकी पुत्री के साथ हुआ है, आप चुप रहे तो कल हमारी बेटियों के साथ होगा। नहीं बेटा। पंडित जी का निर्विकार स्वर पहाड़ी झरने सा ही स्निग्ध आर्द्र था। मेरे दिए गहनों से ही उनकी समृद्धि दुगुणित होती हो तो हुआ करे। मुझे मेरी पुत्री का सुख चाहिए, गहने नहीं। 15 वर्ष की आभूषण विहीना पुत्री स्वयं एक भार बनकर पितृगृह नहीं आई है, एक अन्य भार को भी वहन कर पिता का दायित्व बढ़ाने आई है। ये बेचारे पंडित जी कैसे जान पाते? घर में कोई स्त्री तो थी नहीं। माँ अपने बड़े पुत्र के साथ रहती थीं। जब वो दुस्संवाद पाकर आईं तो वे पौत्री के पांडुर वर्णी कुमलाए चेहरे को देखते ही उबल पड़ी। हरामजादे को बाप बनने की तो बड़ी जल्दी पड़ी थी। क्यों री, बाप को नहीं बताया तूने? मूर्खा दादी, संसार की कौन सी पुत्री स्वयं अपने मुंह से पिता से अपनी इस अवस्था का संकेत भी जिह्वाग्र पर ला सकती है? दादी के लाख मना करने पर भी पंडित जी ने दूसरे ही दिन से उसके हाथ में खड़िया पाटी थमा दी। धीरे धीरे उसने नवीन जीवन के उलझे धागे स्वयं सुलझा लिए। विवाह से पूर्व ही वो पिता के साथ काशी जाकर माध्यमा की परीक्षा दे आई थी। अब उसने साधिकार पिता के सचिव का कार्य संभाल लिया। दादी बड़बड़ाती रहती, एक तो लड़की का भाग्य ही खराब है, उस पर बाप रही सही कसर पूरी कर रहा है। अरे क्या बनाएगा उसे, पुरोहित? आज तक किसी स्त्री को पौरोहित्य करते सुना है? न बीनने फटकने में मन है लड़की का, न सिलाई बिनाई में। घाघरी गले से बंधी है, न जाने कब उठ जाए, पर इसे खड़िया पाटी से ही फुर्सत नहीं। अरे रुदिया, क्यों दिमाग खराब कर रहा है उसका? पर अन्ना तो अपनी समवयस्नी लड़कियों के मानसिक स्तर से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। सहृदय पिता ने उसे बाहों में उछाल विपुल व्योम में त्रिशंकु सा लटका दिया था, जहाँ की निस्सीम शून्यता में दिन रात विचरण करती वो अनंत तारिकाओं में गमनशील स्वभाव की रहस्यमयी भाषा पढ़ने लगी थी। सूर्यादि ग्रहों के स्वभाव, विकार, वर्ण, प्रभाव, उनके ऊर्ध्वगामी तोरण दंड, वक्र अनुवक्र ग्रहों का नक्षत्रों के साथ समागमन, सप्तर्षियों का संचार उसे क्रमशः बटलोई में खदकती दाल को चलाने से कहीं अधिक रोचक लगने लगा था। पिता उसे आढ़क, द्रोण, कुडव, नायिका, पारकाष्ठा, कला एवं ऋतु की परिभाषाएं समझाते और वो अपनी विलक्षण स्मृति के सहारे दूसरे ही दिन
बाल शुक की तत्परता से रटकर पिता को सुना देती तो वे गदगद होकर कहते, मैं जानता था अन्ना, तेरा समराशिगत लग्न गुरु और शुक्र तुझे ऐसा ही वैदुष्य संपन्न बनाएंगे। तू एक दिन वेदांत शास्त्रज्ञा बनेगी बेटी। किंतु पुत्री की रसना में उस अलौकिक विद्या का स्वाद चटा मात्र ही पाए थे रुद्रदत्त भट्ट। अन्नपूर्णा ने पुत्री को जन्म दिया और वो सौर में ही थी कि खोई गाय को ढूंढने निकले रुद्रदत्त जी पहाड़ से फिसलकर ऐसी गहरी घाटी में सदा के लिए अदृश्य हो गए कि लाश भी नहीं मिली। जिसने असंख्य जन्म कुंडलियां बना अपनी सटीक भविष्यवाणियों से अनेकानेक कृतज्ञ यजमानों को भविष्य के प्रति सावधान किया था, वे स्वयं अपनी जन्म कुंडली क्या नहीं बाज पाए होंगे। बाबू ने मुझसे एक दिन कहा था दादी, अन्ना ने आंखें पोंछकर कहा, मेरा मारक योग आसन्न है बेटी, पर तेरा कभी कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा। जहाँ दैवज्ञ का वास होता है वहाँ पाप प्रवेश नहीं कर पाता। शोक जर्जरिता वृद्धा दादी फिर वहीं आकर रहने लगी, पर खेत खलिहान को देखने को तो कोई पुरुष का होना अनिवार्य था। अन्ना का बड़ा भाई पिता के जीवन काल में ही अच्छी नौकरी पा गया था। पंडित जी ने ही उसका विवाह देख सुनकर किया था, पर ठगे गए। बहू पढ़ी लिखी थी, बहुत बड़े बाप की इकलौती बेटी थी, सो उन्होंने कंचन का लोभ दिखा उसे घर दामाद बना लिया। फिर तो वो ससुर के खूंटे से ऐसा बंधा कि पिता से संबंधी तोड़ लिया। उनकी मृत्यु पर आया भी तो अकेले और बिना अशौच पूरा किए, बिना सिर मुड़ाए ससुराल लौट गया। वृद्धा दादी, दोनों अबोध भाई और आश्रयहीना सहोदरा, कोई भी उसे नहीं रोक पाया। पढ़ी लिखी न होने पर भी अन्ना की दादी बड़ी दबंग महिला थीं। उन्होंने 2-3 नौकर रख लिए। पुत्र की समृद्धि को तिलमात्र भी नहीं खिसकने दिया बुढ़िया ने। महेंद्र तो हमारे लिए कपूत ही सिद्ध हुआ है छोकरों, पर तुम दोनों को बाप की नाक ऊंची रखनी है। तुम यहाँ पढ़ाई पूरी कर लो, फिर तुम्हें इलाहाबाद भेजने का जिम्मा मेरा। मैं दूंगी पूरा खर्चा। और याद रखो, तुम्हें अपनी इस दीदी और भांजी को जन्म भर आश्रय देना है। अपने बड़े भाई की तरह अपनी बहुओं के लहंगों के तंबू में सिर मत छिपाना। कैसा अद्भुत शहर था तब अल्मोड़ा। नवजात शिशु की देह से जैसी मीठी मीठी खुशबू आती है, वैसी ही देह परिमल थी उस शहर की। देहरी में गुलाबी धूप उतरते ही दादी कटोरी में गर्म तेल लेकर दोनों पैर पसार कर उस पर उसकी नग्न गलगोथनी पुत्री को लिटा रगड़ रगड़ कर उपटन लगाती। अरे अन्ना, दान किए हैं तूने, ऐसी सुंदरी राजरानी चेहड़ी मतलब लड़की को जन्म दिया है। ऐन मैन अपनी नानी पर गई है। ऐसा ही दूध का सा उजला रंग था तेरी माँ का, पर तेरे बाप ने इसका नाम कालिंदी क्या देख कर रखा। कालिंदी का जल तो काला होता है, क्यों? और फिर हमारे यहाँ कहते हैं लड़की का नाम नदी या नक्षत्र पर नहीं रखना चाहिए। कमला रख दे इसका नाम, साक्षात कमला ही तो है। क्या नाम बदलने से ही लड़की का भाग्य बदल जाता है? धीरे धीरे कालिंदी घुटनों के बल चलती उसके पोथी पत्रे बिखेरने लगी। फिर दोनों मामाओं की उंगली पकड़कर नंदा देवी का मेला देखने जाने लगी, और फिर वो स्वयं जाकर उसी स्कूल में भर्ती कराई जहाँ उसने पढ़ा था। मंझले मामा देवेंद्र के लाड़ ने उसे जिद्दी बना दिया था। वो उसे 24 घंटे कंधे पर चढ़ाए रहता। छोटा नरेंद्र अपनी पढ़ाई में किसी प्रकार के व्याघात को सह नहीं सकता था। वो उसकी किताबों को इधर उधर करती तो कभी कभार थप्पड़ धर देता, और वो तीनों लोग अपने क्रंदन से कपाती मंझले मामा से शिकायत करती। छोटे मामा ने मारा, खबरदार नरिया, जो तूने इसे हाथ लगाया, तू कौन होता है इसे मारने वाला? दादी कहती, बिना बाप की लड़की है, तुझे शर्म नहीं आती इस मासूम पर हाथ चलाते? राम राम, गाल लाल करके रख दिया हत्यारे ने। बड़ी बिना बाप वाली बनती है तो बाप। कल ही घूम रहा था बाजार में, अपने से ही 2 लफंगों को लिए पान खा रहा था। मुझसे पूछने लगा, बेशरम, कहो साले साहब, सब कुशल तो है ना? जी में आया दांत भीतर कर दूं खबीस के। अन्ना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तो वो इसी शहर में है? क्या अभागे को कभी बेटी देखने का मन भी नहीं करता होगा? उसने आंखें बंद कर लीं, पर गाल पर लुढ़की आंसू की बड़ी बड़ी बूंदों को दादी ने देख लिया। क्यों रोती है अन्ना? तुझे मेरे प्राण रहते कोई कुछ कह तो दे, आंखें निकाल लूंगी। हिम्मत है उस कलमुहे की जो तुझे यहाँ से जबरदस्ती करके ले जाए? डंडी का खसम, नाक काट कर मुंह में डाल ली है, फिर भी नकटे को न हया है न शर्म। पूरी आयु भोग कर ही दादी गई तो उसे पहली बार लगा वो इतने बड़े संसार में एकदम अकेली रह गई है।
दोनों भाई पढ़ाई पूरी करने के बाद इलाहाबाद चले गए तो उसका एकांत उसे सहसा दुर्वह लगने लगा। कालिंदी 15 वर्ष की हो गई थी। उसके रूप को देखकर कई हितैषी परिचितों ने उसकी जन्म कुंडली भी मंगवा भेजी थी, पर अभी तो छोटी है, पढ़ रही है, कह उसने सबको टाल दिया था। माँ बेटी साथ साथ चलती तो लगता दो बहनें जा रही हैं। अंतर इतना ही था, जननी के दुर्भाग्य ने उसके सौंदर्य को म्लान कर दिया था। वहीं पर कालिंदी खिला फूल थी। सेब से सुर्ख गाल, मोटी मोटी 2 चोटियाँ और सदाबहार हंसी उसके होठों से लगी रहती। समय ने फिर सुदीर्घ करवट ली। देवेंद्र को पुलिस की ऊंची नौकरी मिली। वो ट्रेनिंग में गया। अन्नपूर्णा ने एक अच्छी सुंदरी लड़की देखकर उसका घर बसा दिया। छोटे नरेंद्र ने बहन को एक कष्ट नहीं उठाने दिया। नौकरी पाते ही अपने ही एक मित्र की बहन से स्वयं विवाह कर लिया। एक ही बार वो अपनी जीवन सहचरी को दिखाने हवाई जहाज से उड़कर आया और शाम की ही उड़ान से लौट गया। कैसी बेमेल जोड़ी थी। ये छोटा भाई उसे प्राणों से भी प्रिय था। साक्षात कार्तिकेय। गोरा उजला, लंबा चौड़ा और खजूर के पेड़ सी सांवली लंबी पत्नी जो निरंतर सिगरेट फूंकती, सात्विकी ननद का कलेजा भी फूंक गई थी। यहीं से अन्ना ने अपने जीवन की सर्वथा नवीन सोपान पंक्ति पर डगमगाता सहमा कदम रखा था। दीदी, अब तुम यहाँ अकेली नहीं रहोगी। कालिंदी अब बड़ी हो रही है, उसका बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ रहकर चाहने पर भी तुम उसका भविष्य नहीं संवार सकोगी। तुम अब मेरे साथ रहोगी। कालिंदी तो मामा के प्रस्ताव को सुनते ही उल्लसित हो उठी। वो अब दिल्ली जा रही है, वहीं पढ़ेगी। वो भागकर अपनी सहपाठिनियों से कह भी आई, मामा कहते हैं अब हिंदी माध्यम से पढ़ने पर कुत्ता भी दुम नहीं हिलाता। कहते हैं मैं गणित में बहुत अच्छी हूँ, मुझे डॉक्टरी पढ़ाएंगे मामा। अन्नपूर्णा को भाई का उदार प्रस्ताव मान्य नहीं था। ये खेत खलिहान, पिता का ये घर जिसमें उसके अभिशप्त जीवन की अनेक स्मृतियां बिखरी पड़ी थीं, और फिर प्राणों से प्रिय ये शहर कैसे छोड़ सकती थी वो। पर देवेंद्र ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसे एक प्रकार से घसीट कर ही अपने साथ ले आया। समय एक बार फिर धामन सर्व की तीव्र गति से भागने लगा। देवेंद्र की नौकरी उसे उसकी कर्मठता, निष्ठा एवं ईमानदारी का सर्वोच्च पुरस्कार दे चुकी थी। बहुत बड़ी कोठी थी, हाथ बांधे अर्दली, संगीन ताने द्वार पर खड़े पुलिस द्वारपाल, बरसाती में खड़ी कार, सजा संवरा बैठक, उससे भी दर्शनीय सजी संवरी सौम्या जीवन सहचरी शीला। बस एक ही कृपणता कर गया था विधाता। विवाह की सुदीर्घ अवधि बीत जाने पर भी शीला मातृत्व वंचिता ही रह गई थी। इसी से कालिंदी को दोनों ने पूरी कानूनी कार्रवाई संपन्न कर गोद ले लिया था। देवेंद्र का सपना पूरा हुआ। वो डॉक्टरी पूरी कर इंटर्नशिप कर रही थी कि अचानक उसे कार स्टार्ट कर मेडिकल कॉलेज जाते देख देवेंद्र को भी सत्यनारायण की कथा के साधु वैश्य की भांति उसके विवेक ने झकझोर दिया। शीला, कालिंदी के लिए हमें अब सुयोग्य पात्र ढूंढना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो। नहीं, शीला ने उसे बीच में ही टोक दिया था। वो महेंद्र नरेंद्र नहीं है, संस्कारी लड़की है, कभी अपना स्वयंवर स्वयं नहीं रचाएगी। आज तक तुमने उसके किसी डॉक्टर मित्र को घर पर आते देखा है? किंतु विवाह जन्म मरण क्या हमारे वश में रहते हैं शीला? अन्नपूर्णा ने कहा था, जब घड़ी आएगी तुम्हें आयोजन करने का भी शायद समय नहीं मिलेगा। मैंने तो इसे जन्म ही दिया है शीला, पाल पोस कर योग्य तुम्ही ने बनाया है। तुम जहाँ भी इसका संबंध स्थिर करोगी, ना उससे कभी आपत्ति होगी ना मुझे। हुआ भी यही था। वो रिश्ता जैसे आकाश से ही सीधा टपक कर शीला की गोद में गिरा था। उसकी बड़ी बहन मीरा ने कनाडा से सुदीर्घ पत्र में उस प्रवासी पर्वत पुत्र का अता पता, चित्र, वंश, परिचय सब कुछ भेजकर लिखा था। आंख बंद कर हाँ कर सकती हो शीला, उस पर लड़का डॉक्टर है, तुम्हारी भांजी भी डॉक्टर नहीं है। इस पेशे में ऐसी ही जोड़ी लोग ढूंढते हैं। लड़का इसी गर्मी में भारत आ रहा है। उसके पिता की दुबई में बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तुम हाँ कर दो, फिर वे स्वयं आकर देवेंद्र से बात कर लेंगे। लड़का सचमुच सुदर्शन था। काश उसकी कुंडली एक बार अन्ना देख पाती। कैसी बातें करती हो दीदी, अब कौन ये सब मानता है? फिर उनका एकदम साहबी कारोबार है, वर्षों से भारत आए ही नहीं। और फिर जब हमें हर तरह से रिश्ता पसंद है और हम हाँ कहने जा रहे हैं तो कुंडली की मांग कैसे कर सकते हैं? शीला ने कहा, देखो दीदी, दादी कहती थी ना,
पानी पी कुल पूछना नहीं भली है बात। अब कहाँ के पंथ हैं और कहाँ के पांडे, उनके इष्ट कौन है, ये सब पूछना इस युग में मूर्खता ही कही जाएगी। अब हमारे नरेंद्र की ही ससुराल के कुल गोत्र का कोई ठिकाना है? देवेंद्र बड़े जोश में कह तो गया, पर जब से उसने सुना था कि उनके संबंध कुछ सुविधा के नहीं हैं, उसका कट्टर सनातनी चित्त भी आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। विवाह से पूर्व दुबई के प्रभावशाली समधी सजीले डिब्बों में भरे नमकीन, अधभुने पिस्ते और काजू बादाम लेकर मिलने भी आए थे, और उसी दिन भावी पुत्र वधू को हीरे की बड़ी सी सॉलिटेयर अंगूठी पहनाकर बात भी पक्की कर गए थे। अन्नपूर्णा ने द्वार की ओट से ही समधी को देखा। मैं जाकर क्या करूंगी शीला, तू ही चली जा। इसके बाद भी रामेश्वर जोशी एक दो बार आए। एक बार तो सामान्य सा आग्रह करने पर खाने को भी रुक गए। बड़ी देर तक बंद कमरे में देवेंद्र के साथ घुल मिल कर बातें भी होती रहीं। जाने लगे तो बोले, एक बार कालिंदी से मिल सकता हूँ क्या? वो तो आज नाइट ड्यूटी पर गई है, कहिए तो बुलवा दूँ? शीला ने बड़े उत्साह से कहा। नहीं नहीं, अब तो अगले महीने हमारी ही होकर आ रही है। वो तो सोच रहा था कल सुबह की फ्लाइट से जा रहा हूँ, एक बार जाने से पहले बहू से मिल लेता। आश्चर्य था कि वो तेज तर्रार लड़की, जो कभी किसी अपरिचित व्यक्ति की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती थी, कैसे इस रिश्ते के लिए राजी हो गई। स्वयं शीला को भी ऐसी त्वरित स्वीकृति की आशा नहीं थी। एक बार उसने उड़ती नज़र से मामी के दिखाए गए चित्र को देखा। तुझे कोई आपत्ति तो नहीं है कालिंदी? ठीक से तो देख, कैसी तीखी नाक है और कैसी दिव्य हंसी। मुझे नहीं देखना है मामी, मुझे ड्यूटी पर जाना है। चलूं? माधवी कार लेकर आती ही होगी, उसने कहा है मुझे पिकअप करेगी। अच्छा, आने दे उसे, उसकी भी राय ले ली जाए। माधवी कालिंदी की अंतरंग सहपाठिनी थी। वो तो चित्र देखते ही उछल पड़ी। हाय, कितना स्मार्ट है मामी, और इस कमबख्त ने हमें कुछ भी नहीं बताया। कब होगी शादी? क्या फिर ये कनाडा चली जाएगी? वो अचानक उदास हो गई। और क्या, शीला ने हंसकर कहा। क्यों, हनीमून तेरे साथ मनाएगी क्या? विवाह की तारीख पक्की हो गई थी। 15 ही दिनों की संक्षिप्त अवधि में तैयारियां करते करते शीला और अन्नपूर्णा अधमरी हो गई। पैसा गांठ में हो तो दिल्ली में आधे घंटे में सब चीज़ें जुटाई जा सकती हैं दीदी, चिंता क्यों करती हो, मैं सब कर लूँगी। फिर विदेश जा रही है, फ्रिज, फर्नीचर, टेलीविज़न देने का बवाल तो होगा नहीं, सब कैश दे देंगे। शीला का उत्साह बांध तोड़ती वेगवती नदी सा ही बहा जा रहा था। पहाड़ से, पुरोहित से लेकर सुहाग पिटारी, सूप, कुमाऊं के हास्यास्पद मुकुट, ज्यूंती रंग वाली के दुपट्टे सब आ चुके थे। छोटे मामा नरेंद्र वाशिंगटन में था, उसका आना असंभव है, लिखकर उसने किसी के हाथ सोने के 4 बिस्कुट भेज दिए थे। आजकल के मामा ऐसा ही भात भेजते हैं दीदी, देवेंद्र ने हंसकर कहा था। निखालिस सोने के बासमती समधी को थमा देंगे, खुश हो जाएंगे। बड़े मामा मामी अपनी नक्सड़ी पुत्री नेहा को लेकर विवाह के एक ही दिन पहले आ पाएंगे। उन्होंने लिखा था, नेहा को फ्लू हुआ है, डॉक्टर ने कहा है उसे एक्सपोज करना ठीक नहीं, वैसे ही डेलिकेट है, बीमारी रहती है। किंतु जब नेहा को देखा तो लगा ऐसे अटूट स्वास्थ्य की स्वामिनी से कड़ी व्याधि भी सदा थरथराती ही रहेगी। विचित्र शरीर की गढ़न और वैसी ही विचित्र वेशभूषा। धोती शलवार की शिथिल भांज देखकर लग रहा था कि अब खुली तब खुली। पारदर्शी कुर्ते का निर्लज्जता से खुला गला और गले में मफलर सी लपेटी गई चुन्नी, होंठों पर प्रगाढ़ लिपस्टिक, आंखों के इर्द गिर्द अब रखी हरा प्रलेप। इतने वर्षों में अन्नपूर्णा पहली बार उस भाई के विचित्र परिवार को देख रही थी। कंठ में रुलाई का अटका गहवर सहसा आंखों से बह निकला। तेरे लिए तो हम सब मर ही गए दद्दा, कैसा पत्थर का कलेजा है रे तेरा। क्या करूं अन्ना, नौकरी ही ऐसी है, दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिलती, पूरी उम्र ही निरर्थक दौरों में निकल गई। उसने खिसिया कर समर्थन के लिए पार्श्व में बैठी स्थूलांगी पत्नी की ओर दृष्टिपात किया। वो तो देख ही रही हूँ, उम्र कुछ अधिक तेजी से निकल गई है, लगता है एकदम बूढ़ा हो गया है रे तू। कितनी शक्ल मिलने लगी है बाबूजी से। एक लंबी सांस खींचकर अन्ना ने बड़े स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। कैसा अजीब रिश्ता है भाई बहन का। समय के साथ साथ अपनी गृहस्थी की सीमा रेखा में बंधा भाई अपनी बहनों को जिस तत्परता से भुला देता है, उसी तत्परता से बहन उस निरर्थक भग्न भुलाए गए रिश्ते की डोर को कसकर मुट्ठी में बांधे रखना चाहती है।
उसे वे दिन बार बार याद आने लगे जब चारों भाई बहन एक ही थाली में परम संतोष से एक साथ खाने बैठ जाते थे। कभी दाल में पड़ी जमे घी की डली दक्ष अंगुली के चातुर्य से बड़ा भाई अपनी ओर खींच लेता, कभी छोटा। मझला भाई और अन्ना हमेशा टोटे में रह घृत विहीन दाल ही चाटते रहते। भविष्य की वो अविवेकी छलना का आभास तो अन्ना उस संवेद भोजन में ही पा चुकी थी। विवाह में हलवाई नहीं आएगा, मंझले ने कहा था। सुरुचि संपन्न ऊंची पसंद का समधियाना है, ओबेराय से खाना आएगा। आजकल उन्हीं के स्टॉल लगते हैं, वही सब प्रबंध करेंगे दीदी। कैसी बातें करता है तू, कुंवर कलेवा भिटुड़ा का तो शगुन होता है रे। तू चिंता मत कर, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। बारात के ठहरने का प्रबंध भी पूरा हो गया था। ओबेराय के ही कुछ कमरे बुक करवा लिए गए थे। दोनों मामा एयरपोर्ट रिसीव करने जाएंगे। वहाँ से तो 5 ही बाराती आ रहे हैं, वर के पिता और 2 मामा। यहाँ से उनके कुछ इष्ट मित्र भले ही जुट जाएं। उन 2 मामाओं से तो हम 2 भाई निपट लेंगे, क्यों है ना रे। पहली बार सहमे बड़े मामा ने छोटे भाई से रसिकता करने की चेष्टा की, पर उसी क्षण दबंग पत्नी की तीखी दृष्टि ने उन्हें फिर भीगी बिल्ली बना दिया। अरे भाई, कालिंदी को किसी ब्यूटी सैलून में ले जाकर जरा ढंग से सजा वजा तो दो, कहो तो मैं ले जाऊं। वैसे हमारी बेबी को इन सब की खासी पहचान है। बालों में शैम्पू भी करवाना हो तो वो वहीं जाती रहती है। पेडिक्योर, मैनिक्योर, वैक्सिंग, पता नहीं क्या क्या। बड़ी मामी के विराट वप पर तंबू सी तनी भारी कांजीवरम की सुवर्ण तरंगें फिसली जा रही थीं। नहीं, कुछ कठोर अशिष्ट स्वर में ही कालिंदी ने वो उदार प्रस्ताव वहीं फेर दिया था। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, मुझे कोई सजना वजना नहीं है। तुम्हें ज़रूरत ही कहाँ है कालिंदी। माधवी उसे खींचकर अपने साथ बाहर ले गई। बाप रे बाप, तेरी बड़ी मामी है या पूरी बोफोर्स तोप। क्या गोले पर गोले दागे जा रही है। और तेरी ममेरी बहन, गर्दन है ही नहीं, उस पर अदा ऐसी कि कोठे की बाई जी भी पानी भरें। किस चक्की का पिसा आटा खाती हैं माँ बेटी। कालिंदी को हंसी नहीं आई, खिन्न स्वर में कहने लगी, जानती है माधवी, पहली बार मुर्दार चीरने में भी मुझे ऐसा डर नहीं लगा था। न जाने क्यों भीतर ही भीतर थरथराती जा रही हूँ। ये सब नौटंकी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तब हाँ क्यों कर दी थी। उस वक्त तो तस्वीर देखकर दिल मचल गया था। क्यों? अरे घबराती क्यों है, वो भी डॉक्टर है, तन और मन दोनों की नाड़ी ठीक ही थामेगा। अच्छा एक बात बता, तेरी तस्वीर भी क्या उसे दिखाने भेजी गई थी। नहीं, कम से कम मुझे पूछकर तो नहीं भेजी गई, और मामी बिना पूछे ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। बड़ा समझदार है पट्ठा। तब तो मान ले तू लूली लंगड़ी कानी होती तब। उसी से पूछ जिसने ये मूर्खता की है। सच कहूँ तो मुझे अपने रिश्ते के लिए ना उत्साह है ना कौतूहल। अम्मा इधर मेरे लिए बेहद परेशान रहने लगी थीं। कहती तो कुछ नहीं थी, पर मैं उनके मन की बात खुली किताब सी बांध सकती हूँ माधवी। 2 वर्ष बाद मामा रिटायर हो जाएंगे। माँ को दिन रात एंजाइना परेशान किए रहता है। मामी डायबिटिक हैं। मामा मामी दोनों को रिश्ता बेहद पसंद था। मैं क्या कभी उनका दिल दुखा सकती हूँ। माधवी ने देखा, उस निष्कपट निर्दोष आंखों में न भय था न आकुलता। वो एक सादी साड़ी पहने थी। आभूषण के नाम पर कंठ में एक पतली सी चेन थी, हाथ में एक सोने का मोटा सा कड़ा। माधवी उसे मंत्रमुग्ध होकर देखती रही। सौंदर्य ने जैसे सहसा वैराग्य धारण कर लिया था। ठीक ही कहा है हमारे कवियों ने, मधुर आकृतियों के लिए सब कुछ ही मंडन द्रव्य बन जाता है। अपने डॉक्टरी सफ़ेद चोगे की जेबों में दोनों हाथ डाले वो एक क्षण कितनी सुंदर लग रही थी। कंठ में पड़ा आला भी जैसे कंठ की सतलड़ी बना चमक रहा था। सच कहती हूँ माधवी, मुझे बेहद डर लग रहा है। उसने कांपते हाथ से माधवी का हाथ अपनी मुट्ठी में दबाकर कहा, तू मेरी विदा तक मुझे एक पल को भी नहीं छोड़ना। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माधवी ने हंसकर उसे खींचकर कहा, चल कहीं जाकर एक प्याला चाय कॉफ़ी पी आएं, तेरी सारी घबराहट दूर हो जाएगी। पुत्री की घबराहट की छूत अन्ना को भी लग गई थी। वैसे तो कन्यादान के पूर्व किस जननी का कलेजा नहीं कांपता, पर अन्ना की आंखों में नींद नहीं थी। उसके अपने विवाह की कटु विलुप्त स्मृति सहसा आज फिर हरी हो गई थी। ठीक ऐसे ही उसकी दाहिनी आंख उस दिन भी फड़की थी, और उस रात भी वो बेचैन करवटें बदलती रही थी। कौन देखेगा अब उसके 2 भाइयों को। कौन बूढ़ी दादी के चौके की सरंजाम में वक्त लगाएगा। कौन बाबू की कुंडली गणना में उनकी सहायता करेगा। वक्त कितनी जल्दी बीत गया।
कल ही तो कालिंदी की बारात आएगी और परसों तड़के ही वो उड़कर 7 समुद्र पार चली जाएगी। सहसा उसका अश्रु बांध टूट गया। उसका एकमात्र अवलंब उसकी कालिंदी, जिसे सयानी होने पर वो संकोचवश कभी छाती से लगा मन भर लाड़ दुलार भी नहीं कर पाई थी, एक बार उतनी दूर गई तो क्या सहज में लौट पाएगी? भगवान करे वो सहज में ना लौट पाए। अपनी अभाग्नी माँ की भांति मायके की देहरी उसकी नियति न बने। उसके जी में बार बार आ रहा था वो भागकर अकेली सो रही बेटी के कमरे में चली जाए और उसे छाती से चिपटा अपने सुप्त ममत्व के आंसुओं से उसे नहला कर कहे, जा बेटी जा, अपने पति का भरपूर सुख भोग, दूधों नहा पूतों फल। आधी रात बीत चुकी थी। सहसा उसकी खिड़की से सटे नीम के पेड़ पर उल्लू बोला। इस मनहूस आवाज़ को पहचानने में वो कभी भूल नहीं कर सकती थी। ऐसे ही तो उसके विवाह के एक दिन पहले भी उल्लू बोला था। वो हड़बड़ा कर उठी और खिड़की के पास खड़ी हो गई। हाथ से ताली बजा, मुंह से हट हट कर उसने उस दुर्दांत पाहुने को भगाने की चेष्टा की, पर वो नहीं उड़ा और बोलता रहा। एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर फड़फड़ा कर डरने फटफटाता उड़ता गहना अंधकार में विलीन हो गया। किसी अज्ञात आसन्न प्राय संकट की चेतावनी ही दे गया था क्या भागा? बाबू, कल मेरी खिड़की के बाहर उल्लू कई बार बोलता रहा। डरी सहमी अन्ना ने पिता से कहा था तो उन्होंने तब उसे आश्वस्त किया था, चिंता मत कर अन्ना, हमारे शास्त्रों में हर अमंगल निवारण का समाधान है। ऋग्वेद में इसी उलूक ध्वनि के अमंगल नाश के लिए एक अचूक नुस्खा है, उसे दोहराती रहे। यदलूको वदति मोघ मेतद, अर्थात हे भगवान, इस उल्लू का कथन मिथ्या हो। किंतु कहाँ हुआ था उसका कथन मिथ्या? सोचते सोचते कब उसकी आंखें लग गईं, वो जान भी नहीं पाई। दीदी दीदी, आज घोड़े बेचकर सो रही हो क्या? नहा धोकर नैवेद्य बनाना है, क्या भूल गईं? पूर्वांग की पीली धोतियां सुखाकर तिल जौ कच्चा दूध सब रखाई हूँ। शीला का स्वर सुनकर वो अचकचा कर उठ बैठी। ऐसी नींद तो सुना कन्या की विदा के बाद आती है, पर लगता है तुम्हारी दीदी ने अभी से गंगा नहा ली। बड़ी बहू की व्यंग्योक्ति ने अन्ना को खिसिया कर धर दिया। नहा धोकर वो निकली तो सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पहाड़ से आयातित पंडित जी सुड़क सुड़क कर चाय की घूंटों के साथ मंत्रोच्चार करने लगे। अब कन्या को वर पक्ष से आई हल्दी लगा नहाने की परात में बिठाइए भट्टेजियो। इस पूजा में काफ़ी देर लगती है, परलोक से सारे पितरों को जो न्योता जाएगा। आ कालिंदी, हम हल्दी लगा दें, तू फिर गुसलखाने में नहा लेना। अब कौन नहाता है परात में? मंजली मामी ने उसे खींचकर पटले पर बिठा दिया। अरे शगुन, आखिर गाओ हो, कोई नहीं आते क्या? पंडित जी का ढीला चश्मा बार बार नाक पर फिसला जा रहा था। हमें तो अब कुछ याद नहीं रहा पंडित जी, बड़ी बहू का अहंकारी स्वर जैसे कह रहा था, हम नहीं गाते ये बेसुरे पहाड़ी गाने। आते क्यों नहीं? अन्ना अपनी धीमी आवाज़ में अकेली ही गुनगुनाने लगी। शकुना दे काजये। और फिर एक एक कर उसने पहाड़ी व्याकरण की संस्कारी मर्यादा को अक्षुण्ण रख पूरे संस्कार गीत दोहरा दिए। इन पवित्र संस्कार गीतों को क्या कभी वो भूल सकती थी? प्रात जो न्यूतु में सूरज वे, किरणन को अधिकार, समय बधाए न्यूतिये। वाह लली, आपको तो सब कुछ याद है, नहीं तो आजकल किसे याद रह गए ये गीत? हाँ भट्ट जी, संकल्प लीजिए। सुमुखश्च दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः विद्यारंभे विवाहे च। सुनहले लहंगों के ऊपर मुदगी तार वाली पिछौड़ों में अपूर्व राजमहिषी सी लग रही दोनों मामियों का गोरा रंग जैसे आंखें चौंधिया रहा था। और अम्मा के परम संतुष्ट चेहरे की दिव्य हंसी देख नहाकर आई कालिंदी मुग्ध हो गई। धूप दीप नैवेद्य की अगरू चंदन मिश्रित मदिर सुगंध धूप की धूम्र रेखा से एकाकार हो पूरा कमरा सुवासित कर रही थी। हाँ महाराज, कन्या के पिता का नाम कमला वल्लभ ही है ना? दोनों मामा अचानक सन्न रह गए। नहीं, दृढ़ स्वर में कालिंदी ने ही उत्तर दिया। देवेंद्र भट्ट। क्या कहती हो बेटी, तुम्हारे पिता भी बरसों मेरे यजमान रह चुके हैं, कमला वल्लभ ही तो नाम है उनका। नहीं पंडित जी, कहा ना आपसे, मेरे पिता देवेंद्र भट्ट ही हैं। देखो बेटी, वृद्ध पंडित ने बार बार फिसल रहे चश्मे को उतार कर लाल वस्त्र में बंधी पूजा की पुस्तक पर धर दिया। ये पूर्वांग का पूजा है,
इसमें तुम्हारे पिता पितामह सबको न्योतना है। धैर्य धरो, तुम्हारे माता मह के पूर्वजों को भी न्योता जाएगा, पर परलोक के उन पितरों को झूठे रिश्ते से तो मैं नहीं न्योत सकता। उचित रिश्ते का प्रमाण ही चल सकता है वहाँ। ठीक है पंडित जी, जैसा उचित समझें वैसा करिए। बुद्धिमती शीला ने विवाद वहीं पर समाप्त कर दिया। सुदीर्घ पूजा संपन्न हुई। शंख घंट के निनाद से पूजा का समापन पर्व घोषित हुआ। पोथी पत्रा बगल में दबा पंडित जी अतिथिशाला में आराम करने चले गए। मेज पर नाश्ता लगा दिया गया था। केवल दोनों मामा मामी आज निर्जल व्रत कर कन्यादान करेंगे। अन्नपूर्णा वैसे ही एक वक्त खाती थी, कालिंदी के विदा होने पर ही जल मुंह में देगी, पर दोनों भाई भाभियों को उसी ने जबरन मेवे मिष्ठान खिला दूध पिला दिया। अब कौन कर सकता है निर्जल व्रत। फिर देवू, तुम दोनों डायबिटिक हो, तुम्हें इतनी देर निराहार नहीं रहना होगा। माधवी को लेकर कालिंदी अपने कमरे में जा ही रही थी कि पर्दे की दरार से आ रहे कंठ स्वर को सुनकर ठिठक कर खड़ी हो गई। अरे भाई, कोई है इस घर में? कौन आ टपका ये नगद उजड्ड पहाड़ी अतिथि? उस व्यक्ति ने बिना किसी आह्वान के ही धोती के किनारों से बनी मैली सी हाथ की थैली बढ़कर सोफे पर धर दी और धम्म से बैठ गया। अरे भाई, कोई है घर में? दोनों मामा पर्दा खोलकर बाहर निकले। कौन? देवेंद्र ने आगे बढ़कर पूछा। कोई बिना बुलाया पहाड़ी भाषा में भुरिया शब्द से अलंकृत अनचाहा पाहुना ही आ टपका था शायद। कई दिनों की बिना घुटी दाढ़ी के सुनहले प्ररोहों को उंगलियों से मरोड़ता वो हंसकर खड़ा हो गया। मैले पीले दांतों पर जमी काई, टूटी कमानी का डोरी से अटकाया गया चश्मा, पांडु जीर्ण धोती पर उतना ही मैला गबरून का कोट, पैरों में पलटनी बूट और सिर पर ललाट को बड़े फुअर ढंग से ढांकती नाक के सिरे पर झुकाई टोपी। कौन हैं आप? किससे मिलना है? क्षमा करें, पहचान नहीं पा रहा हूं आपको। पर्दे की कोर थामे भीतर खड़ी एक अन्नपूर्णा को ही वो चेहरा कुछ कुछ पहचाना लग रहा था। कहीं देखा है, इसे अवश्य ही देखा है, वो सोच रही थी। लोग पूछते हैं हम कौन हैं। क्यों साले साहब, सचमुच ही नहीं पहचान रहे हो हमें या बन रहे हो? तुम तो यार जस के तस धरे हो, न दांत ही टूटे न बाल ही पके हैं तुम्हारे। एक हम हैं साले, सामने के 3 दांत एक दिन रोटी के साथ साथ बाहर निकल आए। जेब में दोनों हाथ डाल वो फिर बड़ी बेहयाई से मुस्कुराने लगा। देवेंद्र का सर चकरा गया। उसे लगा वो अब जेब से 3 टूटे दांत निकाल कर उसके सामने रख देगा। अब पहचाना हम कौन हैं? बिना कन्या के पिता के ही कन्यादान करने का इरादा था क्या ब्रदर? अच्छा, अब ये बताओ हमारी वैफ कहाँ है? वैफ? महेंद्र तब तक छोटे भाई के पीछे आकर खड़ा हो गया था। सुनिए, आप जो भी हों, फूटिए यहाँ से, फूट लीजिए जल्दी। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उग्र तेजी भाई का हाथ दबाकर देवेंद्र ने उसके कान के पास मुंह सटाकर कहा। इस निर्लज व्यक्ति को जिह्वा से नहीं, विवेक से परास्त करना होगा दद्दा। मालोज का पंथ है, इसे तू चरा नहीं सकता। कुछ मत बोल, ये तूफान खड़ा कर सकता है। आत्मीय स्वजनों में आए ही कितने थे। उनकी चिंता देवेंद्र को नहीं थी, चिंता थी मातहतों की। उनसे तो आज घर भरा था। आधे दर्जन तो थानेदारी हाथ बांधे घूम रहे थे। देखिए, आप कृपा कर पिता होकर पुत्री के विवाह में विघ्न मत डालिए। देवेंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती की और दोनों घुटने टेक कर जमीन पर ही बैठ गया। अच्छा तो भगा रहे हो हमें। हम भी देखते हैं कि किस साले की छाती में इतने बाल हैं जो हमें यहाँ से हटा दे। अपने फटे दोनों बूट उसने बड़ी जिद्दी अकड़ से देवेंद्र के दामी गलीचे पर अड़ा दिए। हमें अंगद समझो साले साहब। अंगद पंथ हैं, वो भी मालौंज के। पहाड़ी होकर इतना तो जानते ही होगे कि पंथी अकड़ किसे कहते हैं। यही तो दुख है ब्रदर, तुमने तो हमारे खानदान की नाक ही कटवा दी। न जाने कहाँ से जोशियों से संबंध जोड़ रहे हो। क्यों ब्रदर, गरम चाय मंगवा रहे हो ना? वैसे उससे भी गरम कुछ मिल जाए तो क्या कहने। तुम लोग तो यार बिलैती उलैती पीते होगे। पसलियों में पहाड़ की ठंड जमी है अभी। महेंद्र भाई का हाथ खींचकर भीतर ले गया। इससे ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी रे देवी, ये तो द्वारे आई बारात लौटा देगा। क्या करूं, इतने वर्षों में आज ही आना था इसे। घबरा मत देवी, साले को थाने में बंद करवा दे। बारात तो कल सुबह ही विदा हो जाएगी, फिर छुड़वा देना। कैसी बातें कर रहे हो दद्दा? देवेंद्र ने आश्चर्य से उसे देखा। थाने में उसे बंद करवाने पर भी उसका मुंह क्या बंद करवा पाओगे? वो तो पूरे थाने के सामने मुझे नंगा कर देगा।
कैसी बदनामी होगी कि लड़की के बाप को मामा ने थाने में बेकसूरी बंद करवा दिया। वैसे ही आजकल हम मठा भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं दद्दा। बात ठीक ही कही थी देवेंद्र ने। आकस्मिक सत्ता परिवर्तन ने उस जैसे कई उच्च पदस्थ अफसरों की हुलिया ही बदल दी थी। जो कल तक शिवकंठ के मुंह लगे भुजंग बने इठला रहे थे, उन्हें अब सत्ताधारी नवीन नेवले नोच नोच कर सड़कों पर पटक रहे थे। देवेंद्र भी अतीत की सर्वशक्तिमान सत्ता के प्रिय जम्बूरों में से एक था। डमरू बजाता सत्ताधारी मदारी कहता, जम्बूरे लेट जा, तो वो फौरन लेट जाता। उसके चादर से ढके निष्प्राण लग रहे शरीर पर मदारी धप से छुरी घोंप लाल रोशनाई का भ्रामक रक्तधार बहाकर पूछता, क्यों बे मर गया? हाँ उस्ताद मर गया, वो वहीं से उत्तर देता। देखिए मेहरबान, अब इसकी गर्दन फिर जोड़ता हूँ। अबे जम्बूरे उठ, फिर से जी और मालिकों को सलाम कर। वो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बार बार मरता और बार बार जीता, पर इस बार मदारी ही मरा पड़ा था और उस कटे धड़ मुंड को जोड़ने वाला मदारी अब कोई नहीं था। शासन में नए परिवर्तन का प्रचंड झंझावात वर्षों से जमे सुदीर्घ वृक्षों को धराई कर चुका था और निरंतर कर रहा था। देवेंद्र जानता था कि उसे भी कभी भी धराशायी किया जा सकता है। एक ईमानदार कर्मठ अफसर के रूप में उसकी प्रचुर ख्याति थी, पर सौत तो सौत ही होती है, भले ही आटे चून की ही क्यों ना हो। वो पूर्व प्रभु का स्वामी भक्त चाकर रहा है, ये नवीन सत्ता कैसे भूल सकती थी। फिर नवीन सत्ता के एक प्रख्यात सिपहसालार के दूर के संपर्क के आत्मीय को उसने पुष्ट प्रमाण सहित ही खून के अपराध में ऐसा बंदी बनाया था कि जमानत भी नहीं होने दी थी। वो प्रतिशोध उससे अवश्य लिया जाएगा और इसे किसी नगण्य विभाग के अंधे कुएं में ससम्मान फेंक दिया जाएगा, ये वो जानता था। ठीक है, उसका क्या, कहीं भेज दें। बड़ी बड़ी कोठियां खाली कर एक से एक दिग्गज नेता मूछें नीचे किए बिना किसी प्रतिवाद के आवंटित किए गए छोटे छोटे दड़बों में घुसे जा रहे थे। उनकी मूछों में मलाई लगी है या नहीं, इसे देखने का अवकाश ही किसे था। वो तो प्रमाणित करने में लगे थे कि इन्होंने मलाई खाई है अवश्य। दर्जियों का बृहस्पति टप से जाकर केंद्र में बैठ गया था। एक एक दिन में नवीन मंत्रियों के लिए बीसियों जवाहर बास्कटें और अचकने सिलने में उनकी सुइयां बार बार टूटती जा रही थीं। टोपियां धड़ल्ले से बिक रही थीं और कई खलवाट खोपड़ियां विरल केशराशि को टोपी की भ्रामक मोहक मुद्रा में प्रच्छन्न कर दगदगाते फिर रहे थे। दूरदर्शन में चेहरा न दिखाने की नाना में भी नवोढ़ा बालिका वधू की ही नाना की भ्रामक गूंज मौन सम्मति लक्षणम बनी हाँ हाँ में सार्थक बनती जा रही थी। देश ऊंट की सी पार्श्व परिवर्तनी मुद्रा में कब किस करवट बैठेगा, इसका चतुर संधानी भी अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। विजय का उन्माद, उत्तेजना, उत्साह, सबकी गति सन्निपात के रोगी की नाड़ी की भांति कभी तीव्र होती और कभी एकदम ही शैथिल्य में खोती जा रही थी। यही कारण था कि देवेंद्र कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाह रहा था जिससे वो भूले से भी ठोकर खा समय से पूर्व ही उस अंधकूप में स्वयं गिर जाए, जहां एक दिन उसे गिरना ही होगा। देश की जैसी स्थिति थी उसमें उससे निर्विकार ही रहना होगा। वो देश के अतीत से जुड़ा था और आज वही अतीत विपन्न हो मुंह छिपाए फिर रहा था और वर्तमान की बत्ती सी खुली थी। नहीं महेंद्र, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कहते ही उसकी दृष्टि अन्ना के सफ़ेद चेहरे पर पड़ी। कुर्सी का हत्था पकड़े वो चुप खड़ी थी, निश्चेष्ट, निर्वाक, निष्प्राण। देखो देवी, तुम जानते हो ये गुंडा किस नीचता पर उतर सकता है। इस कांटे को बेरहमी से खींचकर मार्ग से हटाना होगा। मतलब? आखिर तुम्हारे महकमे में कोई तो तुम्हारा विश्वास पात्र मातहत होगा। उसी को सब कुछ बतलाकर कहो इसे खूब पिला विलाकर रात की ट्रेन से हल्द्वानी छोड़ आए और परसों तक इसे निरंतर पिला पिलाकर इसकी जबान जैसे भी हो बंद रखे। पीने की इसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाना ही होगा हमें। एक बार कालिंदी कनाडा चली गई तो इस उल्लू के पट्टे का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। चतुर बड़े भाई की ये दलील भी देवेंद्र को उचित तो नहीं लगी, पर मरता क्या न करता। उधर गर्म चाय पीकर कमला वल्लभ की निर्लज्ज आशालीन जिह्वा फिर मुखर हो उठी थी। अजी साले साहब, हमारी बेटी कहाँ है? जरा छाती से लगाकर कलेजा तो ठंडा करें, कल तो पराई हो ही जाएगी। छाती से? उस लोमश गंदी छाती से उनकी सुघड़ कालिंदी लगेगी? छी छी, देवेंद्र सिहर उठा। कहाँ है मेरी लाडली, बुलाओ ना उसे। यहाँ हूँ मैं,
कहती कालिंदी पर्दा खोल निर्भीक होकर खड़ी हो गई। आहा रे, आजा चेली, मतलब बेटी, पैर नहीं छुएगी बाप के, मैं तेरा बाप हूँ बाप। बाप का कौन सा कर्तव्य निभाया है आपने? आज आप अचानक मेरे बाप बनने कैसे चले आए? मेरे बाप ये हैं, कहकर बड़े अधिकार से देवेंद्र की भुजा थाम कर खड़ी हो गई। एक क्षण को उस वाचाल व्यक्ति की मुखर जिह्वा भी ऐंठ कर रह गई। कैसा दिव्य रूप था लड़की का, साक्षात अष्टभुजा। शायद गंगोली हाट की अष्टभुजा ही पर्वत मंदिर छोड़कर सामने खड़ी हो गई है। खुले बाल, प्रशस्त शुभ्र ललाट पर रोली का लंबा तिलक, जिस पर चिपके अक्षत तीखे नासाग्र पर बिखर कर वहीं अटके रह गए थे। नुकीले चिबुक से लेकर कपोल द्वय तक सद्य पोती गई हल्दी की पीताब आभा में गोरा रंग पिटे सोने का सा निखर आया था। उसके हाथ में लाल पीले कलावे का बधा कंकड़ देख सहसा कमला वल्लभ को याद आया, आज ही तो इसकी बारात आएगी। वो हंसकर खड़ा हो गया। बड़ा तेवर है री तेरा, बड़ी शेरनी शेर तो छोटी शेरनी सवा शेर। एकदम अपनी माँ पर गई है छोकरी। अपने लिए वो ओछा संबोधन सुनते ही कालिंदी विफर उठी। चले जाइए यहाँ से इसी वक्त, समझे? शर्म नहीं आई आपको? मामा की पोजीशन का भी ध्यान नहीं आया आपको? ओह पोजीशन, वो हंसा, फिर धम्म से सोफे में धंस बड़े फुअर ढंग से दोनों पैर उठा पालती मारकर बैठ गया। ये सब पोजीशन उजीशन तुम रईसों के चोचले हैं लड़की, हमारी पोजीशन साली क्या कम है री? हमारी माँ का मायका था नौलखी पांडे के यहाँ, जिनके महल में चूने गारे की जगह उड़द के दाल की पिट्ठी बिछी, अभी भी ज्यों की त्यों धरी है। अरे तुम्हारे दिल्ली के लाल किले की भी उसके आगे क्या बिसात। हमारी एक बहन झंझाड़ के दीवानों की बहू है, दूसरी सेला खोला के जोशियों की। हम साले 10 साल से पूरे गांव के सरपंच हैं, चाहते तो कब के मंत्री बन गए होते, पर कौन जाए कीचड़ में सन्ने। तुम्हारे मामा की पोजीशन की ऐसी की तैसी, चाहते तो हम भी हाथी पालकी में चढ़कर आ सकते थे, पर हम तो महात्मा गांधी के चेले हैं, फकीरी में दिन काटते हैं और रईसी को मारते हैं लात, समझी? अच्छा छोकरी, अब बहुत जवान मत चला, बुला अपनी मदर को, बाकी अकाया बकाया हिसाब हम उसी से करेंगे। दोनों भाई महात्मा गांधी के उस विचित्र चेले को निष्क्रिय बने देखते ही रहे। इस छछूंदर को ना उगलते ही बन रहा था ना निगलते ही। तू भीतर जा बेटी। देवेंद्र ने एक प्रकार से धकिया कर ही कालिंदी को भीतर कर दिया, फिर बड़े विनम्र स्वर में हाथ बांधे उस सनकी अतिथि के सम्मुख दोहरा हो गया। वो बीड़ी निकालकर पीने जा रहा था तो देवेंद्र ने मेज पर धरी डनहिल की डिबिया उसे थमा दी। वाह, बिलहती है साले साहब। चतुर सियार सी उसकी चुंधियाती आंखें सहसा दप से जल उठीं। फिर बड़े ही फुअर ढंग से डनहिल को मुट्ठी में बांधे वो गांजे की सी दम लगा, नाक से धुआं निकालने लगा। आप थोड़ा सुस्ता लें, मैंने अपने सर्कल इंस्पेक्टर को बुलाया है, आपको बाजार ले जाकर खड़े खड़े नए कपड़े सिलवा लाएगा। आप इन कपड़ों में तो कन्यादान नहीं कर सकते। वो फिर विफर कर उकड़ू होकर बैठ गया। क्यों, क्या खराब है जी इन कपड़ों में? मैंने कब कहा खराबी है, पर आप तो जानते हैं कन्यादान के लिए तो टोपी से रुमाल तक सब कोरा होना चाहिए ना। देवेंद्र ने बड़े छल बल से उसे शांत किया, फिर स्वर को और भी विनम्र बनाकर उसने कहा, फिर आपको पीने की भी हुड़क लगी है ना? विस्की, रम, जिन जो चाहे वो आपको पेश करेगा। कमला वल्लभ महा उत्साह से खड़ा हो गया। थैंक यू साले साहब, थैंक यू। अरे तरस गए हैं यार हम चुस्की लगाने को। पहाड़ की कुछ हरामजादी औरतों ने शराब बंद करो के नारे लगा पूरे शहर में शराबबंदी लागू कर दी है। महीनों से हम साले द्राक्षासव और सुरा संजीवनी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। विलायती मिलेगी ना? हाँ हाँ, एकदम विलायती। जी में आए तो 2-4 बोतलें अखत बखत के लिए भी अपने इस थैले में डाल लीजिएगा। कमला वल्लभ अपना चीकट थैला उठा चटपट उठ गया। अभी चलूं, पर वाइफ से तो मिले ही नहीं। खैर लौट कर मिल लेंगे, गला सूख रहा है। द्वार पर खड़ा थानेदार अब्दुल लतीफ़ मूँछों ही मूँछों में मुस्कुरा रहा था। ये देवेंद्र ने देख लिया था, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं था। विपत्ति का वो काला बादल जिस तेजी से आकर उस मंगल बेला को मलिन कर गया था, उसी तेजी से अचानक आकाश के सुदूर कोने में ठेल दिया गया। निश्चिंत होकर दोनों भाई बारात की तैयारी में जुट गए। अन्नपूर्णा ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो शायद सब सुन चुकी थी, पर यह तो ठीक नहीं हुआ, कहीं बीच में ही थानेदार को चकमा देकर भाग आया तो। किंतु फिर जो हुआ उसके लिए अन्नपूर्णा तो क्या, गृह का कोई सदस्य भी प्रस्तुत नहीं था।
और आज 4 दिन बाद उस उदास ग्रह को देख कौन कह सकता था कि यहाँ किसी शुभ कार्य का आयोजन भी कभी हुआ था। पत्रकारों की भीड़, कैमरे, दूरदर्शन की टीम, सबको कोठी की गारद हड़के कुत्ते सा ही खदेड़ रही थी। आप लोग जाइए, साहब किसी से नहीं मिलेंगे। क्या बिटिया? वे 3 दिन से अपने कमरे में बंद हैं। अपनी माँ से तो मिली नहीं, आपसे क्या मिलेंगी? अखबार की कटिंग को बार बार पढ़ते भीतर के कमरे में स्वयं ही नज़रबंद हुए देवेंद्र कभी उठते, कभी बैठते और कभी पिंजरे में बंद विवश व्याघ्र से ही चक्कर काट रहे थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी श्री देवेंद्र भट्ट के द्वार पर आई बारात दहेज के कारण लौटी। डॉक्टरनी वधू का अपूर्व साहस, दहेज की ऊंची रकम अदा करने का तीव्र विरोध, बाद में टिप्पणी में कालिंदी के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा करने में क्या हिंदी और क्या अंग्रेजी दोनों समाचार पत्रों ने कहीं भी कृपणता नहीं दिखाई थी। हमारे समाज में ऐसी 2-4 साहसी लड़कियां हों तो दहेज की मारक व्याधि स्वयं ही विलुप्त हो जाएगी। आज चौथा दिन था। कमरे में बंद कालिंदी एक बार भी बाहर नहीं निकली। यहाँ तक कि महेंद्र के जाने से पूर्व अन्नपूर्णा की लाख विनती चिरौरी भी उसने सुनी की अनसुनी कर दी। प्लीज़ अम्मा, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, मुझे किसी से नहीं मिलना है। पूरा गृह सीमित अतिथियों की विदा के साथ पुनः पूर्ववत हो गया था। माधवी 2 बार आकर बड़ी देर तक अनुनय विनय करके हार मान कर लौट गई थी। पंडित जी अपनी पोथियां समेट अधूरे विवाह की पूरी दक्षिणा ले पहाड़ चले गए थे। अब तो घर में कोई नहीं है कालिंदी, तेरे मामा मामी और मैं ही हैं। कुछ खा पी ले बेटी, कब तक भूखी प्यासी रहेगी। अन्ना का रुआंसा स्वर भी उसे नहीं पिघला सका। 5वें दिन सुबह वो स्वयं ही उस बंद कमरे में छटपटा उठी। वो उठी और गुसलखाने में शावर खोल कर न जाने कब तक आंखें बंद किए खड़ी रही। निकल जाए सर की सारी गर्मी, ठंडी बौछार उसे सिक्त कर सचमुच चैतन्य कर गई। कपड़े पहन वो दर्पण के सम्मुख खड़ी हुई तो उसे अपना ही प्रतिबिंब अनचीन्हा लगा। 3 ही दिन में उसका चेहरा कितना बदल गया था। तौलिए से बार बार रगड़े जाने पर भी महा औदार्य से पोती गई हल्दी उसके पीताब चेहरे से अभी पूरी तरह छूटी नहीं थी, जैसे त्वचा के बहुत भीतर तक धंस गई हो। वो जानती थी कि आज इस शहर की जिस दिशा में वो निकलेगी, असंख्य प्रश्नों की बौछारें उसे छलनी कर देंगी, किंतु कायर की भांति कमरे में वो कब तक बंद रह पाएगी। वो बंद ही पड़ी अपने भाग्य पर तरस खाती रही तो भविष्य से जूझने की रही सही शक्ति भी गंवा बैठेगी। उसने कोई अपराध तो नहीं किया है, कोई पाप तो नहीं किया है। अब वो हर प्रश्न का उत्तर दे सकती थी, पूछे जिसे जो पूछना है। हाथ से ही भीगे बालों का जूड़ा लपेट वो द्वार खोलकर बाहर निकल आई। अम्मा मामी शायद चौके में थीं। ये वक्त मामा के पिछवाड़े की जाफरी में अखबार पढ़ने का है, ये भी वो जानती थी। उसका भाग्य अच्छा था जो किसी ने उसे घर से निकलते नहीं देखा। बाहर खड़े संतरी भी शायद चाय पीने चले गए थे। वो सीधे नाक की सीध में चलती रही। ज्येष्ठ की तप्त धरणी अभी सामान्य ही तप्त हो पाई थी। जिस पथ पर वो चली जा रही थी वो अभी जन शून्य था। पथ की निस्सीम शून्यता को उसकी चप्पलों की पदचाप ही विचलित कर रही थी। कहीं दूर कोई तृषार्त गाय जोर से रंभाई। सिर के ऊपर घन गर्जन करता एक हवाई जहाज उड़कर विलीन हो गया। धीरे धीरे वो उस गहन अभयारण्य में खो गई। ये अछूती वनस्थली उसने कभी स्वयं ही ढूंढी थी। लगता था आसपास ही कहीं शमशान घाट था। बीच बीच में बाल जलने की एक विचित्र दुर्गंध अवश्य उसे कभी विचलित कर जाती थी। कभी गोलाकार पंक्ति में चीखती चीलें उस निस्तब्धता को भंग कर जाती। फिर वही सुई पटक सन्नाटा छा जाता। एक बार वो माधवी को भी यहाँ लाई थी। कहा था ना मैंने माधवी, अछूती जगह ले चलूँगी तुझे। खाक अद्भुत है, चल लौट चले, मुझे तो यहाँ डर लग रहा है। कोई गला घोंट कर डाल दे तो चील कौवे भी लाश ना पाएं। मुझे तो लगता है या तो आसपास कोई उजड़ा कब्रिस्तान है या कोई मुर्दा जलाने का मसानी घाट। उसका अनुमान ठीक ही था। एक दिन अकेली ही वो बहुत दूर तक चली गई और अवसन्न चिता का उठता धुआं स्पष्ट दिखने लगा। पास ही एक क्षीण कलेवरा नदी थी और एक जीर्ण शिव मंदिर। आज ये परिवेश उसकी मनःस्थिति से एकदम मेल खा रहा था। एक वट वृक्ष की सघन छाया में बैठकर वो चुपचाप स्तब्ध प्रकृति की अनुपम छटा को देर तक निहारती रही थी। वट प्ररोहों को भेदती निर्जनता क्रमशः प्रगाढ़ होती जा रही थी।
अचानक दूर दूर तक बिखरे मेघखंड एक बार फिर एकत्रित हो डमरू बजाने लगे थे। नीलाकाश में संभावित वर्षा की कालिमा फैलने लगी थी। लग रहा था जोर से पानी बरसेगा। कब तक बैठी रहेगी यहाँ? घर तो लौटना ही होगा। उसका बिना किसी से कुछ कहे सुने ऐसे घर से चले आना उचित नहीं हुआ। मंझले मामा उच्च रक्तचाप के मरीज थे, कहीं घबराकर स्वयं उसे ढूंढने न निकल पड़े हों। और अम्मा, उसका सूखा चेहरा याद आते ही उसकी आंखें भर आईं। सबसे बड़ा आघात तो उसे ही लगा होगा। किसी भी जननी के लिए इससे बड़ा आघात और हो ही क्या सकता है कि द्वार पर आई उसकी पुत्री की बारात उल्टे पांव लौट जाए। वो इस एकांत में एक बार जी भर कर रोना चाह रही थी, पर कहाँ रो पा रही थी। कंठ में अटके अश्रु बार बार उसकी छाती में उतर पत्थर बने जा रहे थे। पत्थर फोड़ क्या जलधार कभी निकल सकती है? वो उठी, हाथ से उसने साड़ी की परत ठीक की, सिर पर गिरे सूखे पत्थरों को झाड़ा और मंथर गति से चलने लगी। उसका अनुमान ठीक था। द्वार पर ही घबराए मामा खड़े थे, उनके पीछे मामी और अम्मा। लो आ गई, मामी ने कहा। बाप रे, तेरी जैसी जिद्दी लड़की तो मैंने कभी नहीं देखी। कहीं जाना ही था तो कहकर भी तो जा सकती थी। 4 दिन पहले जो हो चुका है वही क्या काफ़ी नहीं था? आज तूने रही सही कसर भी पूरी कर दी। चुप भी करो मंजली, मामा ने उन्हें टोक दिया। चेहरा देख रही हो लड़की का? एकदम भीग गई है बेचारी। जा जा कपड़े बदल कर आ, चाय अभी बनी जाती है। बिना किसी की ओर देखे वो भीगे कपड़ों में बिस्तर पर पसर गई। पहली बार उसे 3 दिन से दबी क्षुधा का आभास हुआ। सिर बुरी तरह चकरा रहा था। एक तो पिछली रात वो एक पलक भी नहीं झपका पाई थी। लग रहा था वो रात्रि निशा नहीं, उसके जीवन की अनिर्वचनीय महानिशा थी। कालिंदी, अम्मा का शुष्क स्वर। वो चौंकी। क्या है अम्मा? क्या अभी इतना सब कुछ करने पर भी मन नहीं भरा तेरा? देवेंद्र का रक्तचाप क्या और बढ़ाना चाहती है? उठ, ये गीले कपड़े बदल और बाहर आ। देवेंद्र तुझसे कुछ बातें करना चाह रहा है। पर मैं तो किसी से बात नहीं करना चाहती अम्मा। ठीक है, तू चाहे जो कर और मर। अम्मा का रुआसा हताश स्वर सिसकियों में बिखर गया। जानती है इन 3 दिनों में क्या क्या सुना मैंने, क्या क्या सहा। तेरे बड़े मामा मामी बेबी सब बिना खाए चले गए। कहने लगे लड़की ऐसी ही राजेश्वरी थी तो पहले ही लेन देन की बात पक्की कर लेते। पहाड़ में तो अब लेन देन नई बात नहीं है। कोई दिखा के लेता है, कोई छिपा के। एक तो पहाड़ में वैसे ही लड़कियों के लिए अच्छे लड़के नहीं जुटते। अच्छी चीज़ लोगे तो अच्छे दाम भी देने पड़ेंगे। द्वार पर आई बारात को अपमानित कर लौटाने में तो हमारी भी नाक कटी। कल हमारी बेटी की शादी होगी तो लोग रिश्ता करने में डरेंगे कि इनके खानदान में तो द्वार पर आई बारात लौटाई जाती है। अरे भाई, हमसे कहा होता मिलजुल कर हम ही रकम भर देते, कम से कम बदनामी तो नहीं होती। कालिंदी तड़प कर बैठ गई। कैसी मूर्खता कर रही हो अम्मा? जिस बड़े मामा ने कभी इतने वर्षों में हमारी खबर लेना भी उचित नहीं समझा, वे रकम चुकाते। और फिर क्यों कोई चुकाए? मेरे लिए उस मामा को इतनी बड़ी रकम भरनी पड़े जिन्होंने जन्म से लेकर आज तक मेरे लिए रकम ही तो चुकाई है। ऐसी ही लाड टपक रही थी उस रिश्ते के लिए तो क्यों अपनी बेबी का रिश्ता वहीं चेक काट कर पक्का नहीं कर लिया? मुझसे 1 ही महीने तो छोटी है। अन्नपूर्णा बिना कुछ कहे चली गई। कपड़े बदलकर कालिंदी ने ड्रेसिंग टेबल से एक एक करके वे सारी प्रसाधन सामग्रियां कूड़ेदान में फेंक दी जो 4 दिन पहले मामी ढूंढ छांट कर उसकी सज्जा के लिए लाई थीं। नेल पॉलिश, महावर, मेहंदी की पुड़िया, काली जड़ाऊ कांच की सुहाग की चूड़ियाँ और उन सब के बीच धरा उसके विवाह का निमंत्रण पत्र। कमरे में उस मनहूस स्मृति का वो एक एक चिन्ह हटा निश्चिंत होकर निकल ही रही थी कि मामा से टकरा गई। उनके हाथ में उसके लिए लाया जा रहा गरम गरम चाय का प्याला छलक गया। बच के बेटी, बच के, ले गुस्सा थूक डाल और गरम चाय पी। उनके स्नेह विगलित निष्पाप चेहरे को देख कालिंदी स्वयं ही गहन पश्चाताप में डूब गई। हाय, ऐसे देवतुल्य मामा को भी उसने निश्चित रूप से आहत किया था। आ बैठ, यहीं बैठें। कुर्सी खींचकर वे एक लंबी सांस खींचकर बैठ गए। दोनों हाथ सिर के पीछे बांध उन्होंने आंखें बंद कर लीं, जैसे सोच रहे थे कि क्या कहें, कैसे कहें। उसने चाय पीकर प्याला मेज पर धर दिया। फिर निश्चेष्ट बैठे मामा के घुटनों से सिर सटा वो पालतू बिल्ली की ही भांति कपोलों के स्पर्श से उन्हें दिवा स्वप्न से झकझोरती कहने लगी, मामा, मैंने आपको बहुत दुख दिया है ना।
आप ही की शर्म से मैं इतने दिनों कमरे में बंद रही, सोच नहीं पा रही थी कि क्या कहूँगी आपसे। ऐसा मैंने क्यों किया? पगली कहीं की। मामा ने बड़े लाड़ से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, मैं तेरी जगह होता तो मैं भी शायद यही करता कालिंदी। तूने वही किया जो तुझे करना चाहिए था। तेरा साहस मुझे गर्व से भर गया है। पर बेटी, ये संसार क्या ऐसे साहस को सराह पाता है? वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी बात कर बैठेगा, वो भी आत्मीय स्वजनों के सामने। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर उससे भी आश्चर्य मुझे तब हुआ जब वर्षों से विदेश में पला बढ़ा उनका पुत्र एक शब्द भी नहीं बोला। जरा सा भी धैर्य नहीं रहा उसे। सुना लाखों का व्यापार है दुबई में, लक्ष्मी चरणों की दासी है, एक बेटा कनाडा में है, दामाद चीफ सेक्रेटरी है, फिर भी ऐसा लोभ। मामा, एक बात पूछूं? सच सच बताएंगे? पूछना बेटी। मैंने आज तक तुमसे क्या कभी कोई बात छिपाई है? हाँ मामा, छिपाई है। इतनी बड़ी बात आप मुझसे छिपा गए। आपने क्या सचमुच उन्हें 30,000 रुपया एडवांस देकर 50,000 फिर देने का वायदा किया था? एक पल को देवेंद्र निरुत्तर रहे। फिर उन्होंने संयत स्वर में कहा, हाँ बेटी, तू तो जानती है हमारे लिए तू ही सब कुछ है। एक तूने ही हमें संतान का समस्त सुख दिया है। तेरे लिए यदि अच्छा योग पात्र जुटा और उसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़े तो हमें आपत्ति नहीं थी। छी छी मामा, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि कभी अन्याय करना ना अन्याय सहना। फिर ऐसा अन्याय क्यों किया आपने, वो भी मुझसे बिना पूछे? इसीलिए तो नहीं पूछा कालिंदी। कंठ स्वर की सत्यता हथौड़े की चोट सी पड़ रही थी। मैं जानता था तू कभी इसके लिए राजी नहीं होगी। लड़का मुझे बेहद पसंद आ गया था। जब पहली बार उन्होंने लेन देन की बात की तो मेरा मन भी एक पल को विद्रोह कर बैठा। पर फिर सोचा, आजकल यही तो सब जगह हो रहा है। कहाँ तक आदर्श को छाती से लगा कर रह पाऊंगा? कब से दिया बाल कर हम दोनों तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे, कहाँ मिला कोई? पहाड़ी लड़कों ने तो जैसे पहाड़ की लड़कियों से शादी ना करने का ही संकल्प ले लिया है। बता दे मुझे ऐसा कोई पहाड़ी परिवार जहाँ एक ना एक बंगाली, पंजाबी, ईसाई या मुसलमान बहू ना हो। मरता क्या ना करता। तेरी मामी ने भी यही कहा, दीदी ने भी। मेरा भाग्य अच्छा था मामा, जो उस नीच ने द्वाराचार पर ही आपसे कह दिया, भट्ट जी, नौशा द्वार की चौखट तभी लांघेगा जब आप बयाने की बची रकम यहीं चुकाएंगे। यही वायदा किया था आपने, अब क्यों मुकर रहे हैं? यही तो मूर्खता कर बैठा वो लोभी, मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं कर पाया। रकम तो लिफाफे में धरी सेफ में ही थी। सोचा था जाने लगेंगे तो एकांत में चुपचाप थमा दूंगा। पर तूने ऐसा क्यों किया कालिंदी? द्वार पर आए अतिथि से क्या ऐसा व्यवहार किया जाता है? आप ये कह रहे हैं जिसने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि झूठ कभी मत बोलना कालिंदी। एक झूठ 10 झूठ बुलवाती है। वो हंसी और देवेंद्र को लगा उसकी भांजी से सुंदर मूर्ति विधाता ने कभी गढ़ी ही नहीं। एक ही सौंदर्य सृष्टि कर सांचा ही शायद तोड़ दिया था। सबसे एकदम निराली, लंबी छरहरी देह, गौर वर्ण, आंखें खिंची, लंबी बरौनियों की गहन स्निग्ध छाया में और भी पीताभ लगते कपोल, पीठ पर फैले काले घने केश, ठोड़ी को घेरे नाजुक चेहरे की बचकानी हंसी, उत्तेजना मिश्रित क्रोध से कांपता नुकीला चिबुक, पक्षी की चोंच से परस्पर काठिन्य से भिंचे लाल अधर। उन्हीं की गठन देख वे कभी बड़े लाड़ से उसे पुकारते थे चड़ी, मतलब चिरैया। उपन्यास की शेष कहानी भाग 2 में सुनिए।